So, hello, beautiful students. How are you all? I hope all of you doing great. आज फिर से हम देख रहे होंगे बेहतरीन प्रश्न इतिहास के और क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2023 की सो लेट्स फोकस। पहला जो टॉपिक है, पहला जो हेडिंग है वो है लॉर्ड हेस्टिंग्स के इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला दे रखा है कि मराठों को इन्होंने अंतिम रूप से नष्ट किया था। तो पहला पॉइंट यही है कि इन्होंने मराठों को जो है वो अंतिम रूप से जो भी मराठों का जो भी पावर बची थी, जो भी शासन थोड़ा बहुत रह गया था, लॉर्ड हेस्टिंग के समय में पूरी तरीके से वो खत्म हो चुका था। और जो इनका दूसरा पॉइंट हम देखते हैं वो ये है कि जो नेपाल और अंग्रेजों के बीच में जो युद्ध चल रहा था 1814 और 16 में, जो युद्ध चल रहा था नेपाल और आंग्ल युद्ध चल रहा था, उसको भी वो भी इन्हीं के टाइम पर खत्म हुआ। और किस संधि पर खत्म हुआ? वो खत्म हुआ था संगोली की संधि पर। संगोली की संधि जो कि 1816 में हुई। तो जो आंग्ल नेपाल चल रहा था उस खत्म हुआ एक संधि पर जो कि है संगोली की संधि। संगोली की संधि हुई हमारी 1816 में। एक महत्वपूर्ण चीज और है कि जो प्रेस पर जो प्रतिबंध लगा हुआ था, जो मीडिया पर प्रतिबंध लगा हुआ था, वो इन्हीं के टाइम पर यानी कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पर ही हटाया गया था। फिर 1822 ईस्वी में 1822 ईस्वी में टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था इन्हीं के टाइम पर। टेनेंसी एक्ट या फिर काश्तकारी अधिनियम इन्हीं के टाइम पर लागू किया गया था। इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1813 से 1823 ईस्वी, जो कि 10 साल का टाइम पीरियड है। तो 1813 से 1823 के बीच में रहे। तो 1816 में इन्होंने इन्हीं के टाइम पर संगोली की संधि हुई। 1822 में टेनेंसी एक्ट लागू हुआ। मराठों को इनके टाइम पर पूरी तरीके से नष्ट हो गए और प्रेस पर जो प्रतिबंध लगा हुआ था वो भी हटा दिया गया था। अब हम बात करते हैं लॉर्ड एमहर्स्ट। लॉर्ड एमहर्स्ट की बात करते हैं तो इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1823 से 1828 तक यानी कि 5 ईयर। और इनके टाइम पर जो हुआ था वो हुआ था आंग्ल बर्मा युद्ध। आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ इनके टाइम पर। उनके लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पर हुआ आंग्ल नेपाल युद्ध। इनके टाइम पर हुआ आंग्ल बर्मा युद्ध, वो भी 1824 से 1826 का। और जो आंग्ल नेपाल युद्ध था वो 1814 से 1816 का तक था। इनके टाइम पर भी एक संधि हुई जिसे यांडबू की संधि कहते हैं। यांडबू और वो भी 1826 में हुई। भी लगाया है क्योंकि 6 कॉमन आ रहा है। तो 1810 यानी कि 10 साल बाद 1816 में हुई थी। 1816 में हुई थी आंग्ल नेपाल संधि यानी कि संगोली की संधि। और 1826 में हुई यांडबू की संधि। और एक फेमस चीज इनके टाइम पर हुई थी वो थी 1824 का जो बैरकपुर का जो सैन्य विद्रोह था वो इन्हीं के टाइम पर हुआ था। बैरकपुर का सैन्य विद्रोह जो हुआ था वो इन्हीं के टाइम पर हुआ था। तो 1826 में इसको याद रखना इनके टाइम पे। इनके टाइम पर 1823 से 1828। 1826 में हुई एंडबुक संधि और 1824 बैरकपुर में सैन्य विद्रोह जो हुआ था वो इन्हीं टाइम पे हुआ था। किसके टाइम पर? एम हर्स्ट के टाइम पर। 5 ईयर 5 साल किया शासन। लेट्स टॉक अबाउट विलियम बेंटिक। अब विलियम बेंटिक की जब बात करें तो इनका जो टाइम पीरियड रहा वो 1828 से 1835 के बीच में रहा। 1828 से 1835 के बीच में टाइम पीरियड रहा। तो एक बात याद होगी, 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ था और 1833 का चार्टर अधिनियम आया था। 1829 में सती प्रथा खत्म हुआ तो वो
इनका और राजा राम मोहन राय दोनों लोगों ने मिलकर, मतलब कि इनका भी योगदान था और राजा राम मोहन राय ने तो शुरुआत ही की थी, वो तो इसी चीज के पक्षधर थे। तो राजा राम मोहन राय ने मिलकर सती प्रथा को 1829 में समाप्त किया था। तो वो इन्हीं के टाइम पर चला था, विलियम बेंटिक का। अब 1833 में जब वो चार्टर एक्ट आया था, तो वो चार्टर एक्ट से ही जो भारत का पहला गवर्नर जनरल बन गए, वो कौन बन गए? बेंटिक, विलियम बेंटिक। तो 1833 के चार्टर अधिनियम से विलियम बेंटिक जो थे वो भारत के पहले गवर्नर जनरल बन गए। इन्होंने एक चीज और की थी कि शिशु बालिका हत्या थी उस पर भी प्रतिबंध लगाने की कोशिश की थी, यानी लगाया था। और जो बात करते हैं कि इन्होंने मैकाले, एक पर्सन थे मैकाले की अनुशंसा पर, मतलब कि मैकाले ने उनसे जो भी प्रार्थना पत्र जो भी इनको दिया हो, उसके आधार पर उन्होंने कहा हो कि भाई सुन, चलो एक नया सुधार करते हैं, लोगों के बीच में इंग्लिश के माध्यम बनाते हैं पढ़ाने का। तो अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। और इन्होंने 1830 तक ठगी की प्रथा जो थी उसको अंत करने का प्रयास किया था। तो 1829 में इन्होंने सती प्रथा को समाप्त किया और 1833 में बने गवर्नर जनरल पूरे भारत के। 1830 में ठगी प्रथा और मैकाले ने इनसे कहा, तो इन्होंने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने की कोशिश की। अगले जो बात करें तो उनका नाम था चार्ल्स मेटकॉफ। इनका 1 साल का कार्यकाल रहा, 1 साल से कम भी रहा होगा, 1 साल तक रहा होगा। 1835 से 1836 के बीच में रहा। और इन्होंने एक ही इम्पोर्टेंट काम किया, चार्ल्स मेटकॉफ ने एक ही इम्पोर्टेंट काम किया, वो था कि प्रेस के ऊपर से इन्होंने नियंत्रण हटा दिया। प्रेस पर से नियंत्रण जो था वो चार्ल्स मेटकॉफ ने हटा दिया था। इसीलिए इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता था। चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता था। अब बात करें कि ये ऑकलैंड, तो ऑकलैंड जो है अपने साथ अफगान का युद्ध लेकर आए थे। बेसिकली इनका जो टाइम पीरियड रहा वो रहा 1836 से 1842 के बीच में। और जो अफगान के साथ इनका युद्ध शुरू हुआ था वो हुआ था 1839 से 42 तक। तो इनके टाइम की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी वो थी आंग्ल अफगान युद्ध, जो कि 39 से 42 के बीच में चला था। जब एलियन बरो आए तो इनके टाइम पर जैसे ही एलियन बरो आए तो जो अफगान का युद्ध चल रहा था वो खत्म हो गया। आंग्ल अफगान युद्ध खत्म हो गया और इन्होंने दास प्रथा का भी अंत किया। तो एलन बरो के टाइम, इनका टाइम पीरियड था 1842 1844। तो इनके टाइम पे आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ और दास प्रथा का इन्होंने अंत करने का प्रयास किया। अब आए होर्डिंग। होर्डिंग का जो टाइम पीरियड है वो है 1844 से 1848 के बीच में। इंपॉर्टेंट जो घटना हुई वो थी आंग्ल सिख युद्ध, 45-46 में हुआ आंग्ल सिख युद्ध हुआ इनके टाइम पर, जिसमें कि अंग्रेज जो थे वो जीत गए। तो होर्डिंग के टाइम पर आंग्ल सिख युद्ध हुआ और इनके टाइम पर एक चीज जो बंद हुई वो थी नर बलि प्रथा। नर बलि प्रथा जो भी चल रही थी वो समाप्त हो गई होर्डिंग के टाइम पीरियड पर। चलिए अब बात करते हैं लाडडोलहौजी की। लाडडोलहौजी का टाइम पीरियड था वो था 1848 से 1856 के बीच में। और इसी टाइम पीरियड के बीच में जो हुआ तो वो सिख युद्ध हुआ था। सेकेंड सिख वार जो हुआ इन अंग्रेजों के बीच में वो हुआ, जो कि 1848 से 49 के बीच में चला। इस युद्ध को पूरी तरीके से कंप्लीट होने में 3 युद्ध हुए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। पहला जो युद्ध हुआ था वो रामनगर का, दूसरा जो हुआ वो चिलियावाला, और जो थर्ड हुआ वो गुजरात में रावी नदी के किनारे पर हुआ। पहले 2 युद्ध में कोई रिजल्ट नहीं निकला था।
थर्ड जो था उसमें सिख बुरी तरीके से पराजित हुए थे। और इसके बाद जो पंजाब राज्य था वो ब्रिटिश राज्य में शामिल हो गया था, यानी कि मिला लिया गया था। इन्हीं के टाइम पर जो सबसे प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा है, वो हीरा महारानी विक्टोरिया के पास में इंग्लैंड में यानी भेज दिया गया था। दूसरा, इन्हीं के टाइम पर सेकेंड सिख वार हुआ, इन्हीं के टाइम पर सेकेंड वर्मा का युद्ध भी हुआ, जिसे हार गए थे वो वर्मा वाले। तो वर्मा और पीगू जो नाम से था, तो वो भी इसी में शामिल कर लिया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, और या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, या फिर आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। उसके बाद में जब लॉर्ड डलहौजी का जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था, उसी के कारण ये सबसे ज्यादा फेमस हुए थे। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, व्यपगत का सिद्धांत, व्यपगत का सिद्धांत, जिसके कारण ये बहुत ही फेमस हुए थे। तो इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग इन्होंने कितने सारे राज्य जो है वो अपने में मिलाए थे। तो पहला जो राज्य था वो था सतारा, जो राज्य या फिर भाग जो कुछ भी, सतारा और सतारा, जैतपुर, संभलपुर, उदयपुर। इसको एक मिनट इरेज करने दीजिए वाला। ये उदयपुर था शायद, हाँ उदयपुर। झांसी, झांसी को जो किया था आपने उसमें तो 1853 में किया था। नागपुर को जो किया था वो किया था 1854 में। तो हमें इनका टाइम पीरियड पता हुआ कि 1848 से 1856 के बीच में। अठारह सौ 1848 से 1856 के बीच में था, ये तो हमें पता ही है। तो हमने देख लिया था कि जो राज्य थे इन्होंने कौन कौन से, उदयपुर, झांसी, नागपुर, जी सारे राज्य इन्होंने अपने उसमें मिला लिए थे किस व्यपगत सिद्धांत के आधार पर। और जो बात करें तो 1854 में वुड डिस्पैच, वुड डिस्पैच वुड डिस्पैच क्या था? तो वुड डिस्पैच जो है वो शिक्षा से संबंधित सुधारों से है, शिक्षा संबंधी सुधारों। ये भी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जारी किया गया। और 1853 में, 16 अप्रैल 1853 में ही मुंबई से थाने के बीच में रेलगाड़ी चली थी, मुंबई से थाने के बीच। इसीलिए डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है। भारत में रेलवे का जो है वो जनक माना जाता है डलहौजी को। वुड डिस्पैच जो 1854 में लागू हुआ था वो शिक्षा से संबंधित सुधारों से था, और डलहौजी ने ही इसको लागू किया था। और 16 अप्रैल 1853 में ही मुंबई से ठाणे के बीच डलहौजी ने भारत में रेलवे का जनक मतलब माना जाता है, क्योंकि इन्होंने मुंबई से ठाणे तक रेलवे सेवा चलाई। और जो एक इम्पोर्टेंट काम डलहौजी ने किया था वो ये था कि इन्होंने शिमला में, यानी कि ग्रीष्मकालीन गर्मियों की जो राजधानी बनाई थी वो किसको बनाई थी? शिमला को। और अब आते हैं हमारे लॉर्ड नहीं, कैनिंग। कैनिंग आते हैं। तो
इनका टाइम पीरियड क्या था? इनका टाइम पीरियड था 1856 से 1862। 62 तो था, लेकिन 1857, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट, यानी कि 1857 का जो ऐतिहासिक विद्रोह था वो कैनिंग के टाइम पर ही हुआ था। कैनिंग जो है डायरेक्टली रिलेटेड टू है हमारे 1857 के विद्रोह से, ऐतिहासिक विद्रोह से, जिसे हम लोग सब लोग जानते हैं, हमने पढ़ भी रखा होगा। और कैनिंग के टाइम पर ही विधवा विवाह, पुनर्विवाह जो था वो लागू हुआ। 1856 में, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह 1856 में लागू हुआ। और किसके टाइम पर? तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर हुआ। और जो बात करें लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर जो हुआ था, वो था मुगल सम्राट का जो पद था वो 1858 में समाप्त कर दिया गया था। और व्यक्तिगत का जो सिद्धांत था, यानी राज्य विलय नीति, जो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर जो चालू हुई थी, उसका भी द एंड हो गया। और इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 जो था वो पारित हुआ था। नेक्स्ट बात करें जो एल्गिन थी, इनके टाइम पर सिर्फ एक घटना जो थी वो इम्पोर्टेंट हुई, और वो थी वहाबी का आंदोलन। वहाबी का आंदोलन जो था वो बस इम्पोर्टेंट था इनके टाइम में, और कुछ भी नहीं हुआ। इनका जो टाइम पीरियड था वो 1862 और 63 था, तो इतने कम समय में कोई क्या ही कर सकता है, तो 1862-63 था। अब बात करते हैं लॉर्ड लॉरेंस की। तो लॉरेंस की टाइम पर ही 1865 ईस्वी में भारत और यूरोप के बीच, भारत व यूरोप के बीच समुद्री टेलीग्राफ सेवा आरंभ की गई थी, प्रथम। और इन्होंने हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में इन्होंने अकाल आयोग का गठन किया था। ये दो चीजें जो हैं वो इनके उसमें इम्पोर्टेंट हैं। प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा 1865 में, और अकाल आयोग का गठन। तो अब हम बात कर रहे होंगे लॉरेंस के बारे में। लॉरेंस ने जो है उस 1865 में समुद्री टेलीग्राफ सेवा जो थी वो स्टार्ट की थी। तो अब हम देखने वाले क्वेश्चन वो है कि शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो शुद्धि आंदोलन के जो प्रवर्तक थे वो थे हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? 19वीं शताब्दी के जो भारतीय पुनर्जागरण का पिता है वो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर जो कहा था वो फ्रैंक मॉरिस ने कहा था। फिर कह रहा है कि लोक हितवादी के नाम से कौन जाना जाता है? तो लोक हितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख जी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिना बाताज का बादशाह किसे कहा जाता है? तो इसका जो आंसर है वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। फिर कह रहा है कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है ए ओ ह्यूम को। फिर कह रहा है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने मुक्त दिवस किस दिन मनाया था? तो 22 दिसंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर ये है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर 1939 को जब
कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्याग पत्र दिया था, तो इस दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। फिर कह रहा है कि पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता यानी कि किसने गढ़ा था, तो इसको चौधरी रहमत अली, चौधरी रहमत अली। फिर कह रहा है कि एक दे रखा है स्टेटमेंट की यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। ये गांधी जी ने किस प्रस्ताव पर कहा था? कौन सा प्रस्ताव जब आया था तो गांधी जी ने ये कहा था कि आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। तो ये था किस प्रस्ताव पर गांधी जी ने, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लास्ट। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।